नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। रायबरेली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 1 अरब से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जितना 60 सालों में विकास नहीं हुआ उतना 4 सालों में हमारी प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के सहयोग से कई योजनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार संचालित हैं। जब तक सड़कें अच्छी नहीं होंगी तब तक विकास अधूरा रहेगा। सरकारों ने प्राथमिकता देखते हुए अधिकतर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, नई सड़कें भी बनवाई हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा टॉप करने वाले छात्रों के लिए गौरव पथ का भी निर्माण किया जा रहा है। आज यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे और जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत के थे, उनको लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया गया, जिसमें सड़क भी, सेतु भी। और भविष्य के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने और प्रस्ताव दिए हैं, उन पर भी सरकार पूरी गंभीरता से और प्राथमिकता से विचार करेगी। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। जय हिंदुस्तान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अमेठी में तकरीबन 80 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गौरीगंज के नवोदय विद्यालय में किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अमेठी की सूरत बदल रही है, विकास योजनाओं का धन निचले स्तर तक पहुंच रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इशारे में कांग्रेस पर हमला बोला। केशव प्रसाद ने अमेठी की धरती से खड़े होकर कहा कि जो भी गरीबों, किसानों, मजदूरों का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा तो जनता उनकी विदाई का समारोह भाजपा का कमल खिलाकर करना चाहती है। निश्चित तौर से देखिए, जो गरीब का भला करने की जगह, किसान की भला करने की जगह, मजदूर का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा तो उनकी विदाई का समारोह तो भाजपा का कमल खिला करके जनता ही करना चाहती है। अब चुनाव की प्रतीक्षा, जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से विदाई होगी। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र ऋषि कहना है तो निश्चित तौर से वह राष्ट्र के ऋषि की तरह ही एक निरपेक्ष भाव से देश की 125 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे स्वाभाविक तौर से या मन में आया और शब्द निकला है, या कोई बना करके नहीं निकला है। इसलिए मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं वह एक ऋषि की तरह अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहे हैं। आभारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की, जिन्होंने 77 साल 2019 से सांसद के नाते मैंने जो आग्रह अमेठी की जनता की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें स्वीकारा। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर पधारे थे। लगभग 80 करोड़ के काम उन्होंने जनता को समर्पित किए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि 5 अरब रुपए का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे सांसद बनने के बाद यहाँ किया है। ये एक सत्य और भी है कि ये 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन यहाँ पर चाहे पुल का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो अथवा जनधन खाता खोलना हो या गरीब का टॉयलेट बनाना हो, ये सभी काम तब संभव हुए जब अमेठी की जनता ने नरेंद्र मोदी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया। जौनपुर में शहीद स्मारक के प्रवेश द्वार के उद्घाटन कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने से विधायक रमेश चंद्र मिश्र आक्रोशित हो गए। शहीद स्मारक पर पहुंचकर विधायक वीडियो और संबंधित अधिकारियों पर आग बबूला नजर आए। इस दौरान विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने हवन पूजन के लिए बनाए गए वेदी के पास बिछाए गए गद्दों को पैर से झटका, जिसके बाद विधायक की नाराजगी के चलते उद्घाटन कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। वहीं लखनऊ में पुलिस और मुखबिर के बीच का तंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लखनऊ पुलिस इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार कर रही है और कैसे मुखबिरों की जगह यूपी पुलिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है, जेसीपी ने प्राइम न्यूज पर यह बताया है। मुखबिर तंत्र और टेक्नोलॉजी में फंसी पुलिस। मसला यह है कि आज के समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मुखबिर तंत्र पुलिस के कमजोर होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं जेसीपी क्राइम से नीलाब्जा चौधरी जी से। सर से जानते हैं कि किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी आज के समय में बेहतर कार्य कर रही है कि मुखबिर तंत्र पहले से बेहतर है। जानते हैं सर, जो टेक्नोलॉजी और मुखबिर तंत्र जिस तरीके से काम कर रहे हैं आज के समय में, मुखबिर तंत्र बिल्कुल पुलिस के कमजोर होती जा रही है। क्या इस मामले में टेक्नोलॉजी बेहतर ऑप्शन है या मुखबिर तंत्र पहले का ऑप्शन बेहतर था?
देखिए, निश्चित रूप से आपकी ये बात कहना उचित है कि आज के तारीख में हम लोग के जो इंटेलिजेंस कलेक्शन की जो मेन स्रोत है वो आज के तारीख में ह्यूमन इंटेलिजेंस ना होकर जिसको कहा जाए टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस या सर्वेलांस जो भी कह लीजिए वो हो चुका है। परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस या जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मुखबिर तंत्र के जो एक नाम से जाना जाता है उसका इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही है। और परंतु ये बात सही है कि पुलिस के व्यस्तता के नाते और कम कार्यकाल होने के कारण एक पुलिस अधिकारी पहले के ज़माने में जो अपना एक सुदृढ़ मुखबिर तंत्र अपने क्षेत्र में डेवलप कर लेता था वो आज के तारीख में नहीं हो पा रहा है और निश्चित रूप से इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या सर कहीं ना कहीं मुखबिर का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है इस वजह से कि मुखबिर तंत्र कमजोर हो रहा है सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुखबिर जो एक सफल मुखबिर होता है अमूमन ये देखा गया है वो एक सफल अपराधी भी होता है। तो अपराधी और पुलिस का जो जिसको कहा जाए एक कनेक्शन वो तभी तक होता है जब एक मुखबिर को ये महसूस होता है कि भाई हमें कुछ लाभ इनसे प्राप्त होगा, चाहे आर्थिक लाभ या कुछ अनुचित अन्य चीज़ें जो आज के तारीख में इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में और पुलिस के को पारदर्शी बनाए जाने की जो हम लोग की कोशिशें हैं उसके उस दौर में ये बहुत ज़्यादा किसी भी पुलिस अधिकारी के पास ऐसे कोई डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी नहीं है जिससे वो किसी को ऑब्लाइज कर सके कि संतुष्ट कर सके। होना भी नहीं चाहिए। मैं इसको एक स्वस्थ डेवलपमेंट मानता हूँ कि डिस्क्रिशन जितना भी हो जाए जितना भी रहे उसको कम होना ही आवश्यक है। देयर शुड बी द रूल ऑफ लॉ। उस कारण से निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि मुखबिरों की जो एक मोटिवेशन हुआ करता था पुलिस के साथ जुड़ने का वो कम हुआ है। परंतु तब भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस जो आम नागरिक है जिसको कोई अपने लिए कोई चाहत नहीं, केवल एक अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छी अपराध मुक्त वातावरण नहीं उसका अपना मोटिव है, उन लोगों के साथ सहयोग करते हुए हम लोग अपने इंटेलिजेंस को डेवलप करें, ये हम लोग के आज के तारीख में प्रयास है। जैसे कि आपने अभी बताया कि एक अपराधी अच्छा अपराधी ही कहीं ना कहीं एक अच्छा मुखबिर बनता है और तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मुखबिर का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है, तो अपराध करने के बाद कई मामले ऐसे भी संज्ञान में आए कि मुखबिर अपराध किया और उसके बाद से पुलिस ने उठा के उसको बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसे मामले होते आए हैं, तो क्या कहीं ना ये बड़ी वजह हो सकती है कि पुलिस की मुखबिर तंत्र कमजोर हो रहा है सर? देखिए, मैं तो पहले आपसे ये जिक्र कर चुका हूँ और अभी भी दोबारा दोहराऊंगा कि मुखबिर तंत्र जो है अपराध को रोकने के लिए होता है। अब ये ऐसे मुखबिर का कोई मतलब आवश्यकता हम लोगों को नहीं है जो एक जगह पे घटना खुलवाए और दूसरे जगह पे स्वयं घटना पे सम्मिलित हो जाए। तो ऐसे मुखबिरों का ना होना ही श्रेयस्कर है। और ये भी बात सही है कि मुखबिरों का पुलिस पे भरोसा उठना या ना उठना इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है जितना कि हम लोग के जो लोकल इंटेलिजेंस हम लोग एक समय में डेवलप करते थे, केवल मुखबिरों के माध्यम से नहीं, अन्य बहुत लोग पब्लिक के बहुत सारी इंटेलिजेंस हम लोग को प्रोवाइड कराते थे, उसमें कमी आई है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल एक मुखबिरों को संतुष्ट करके हम लोग अपना क्षेत्र में को अपराध मुक्त रखने का प्रयास करें, ये ज्यादातर समय सफल नहीं हो पाता है। जैसा सर ने बताया कि एक टेक्नोलॉजी तो निर्भर करती है पुलिस पे, लेकिन मुखबिर तंत्र कहीं ना कहीं मजबूती देता है और इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नरेट आज के समय में बना रही है, ऐसा संसाधन बना रही है कि आम नागरिक सीधे तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी सूचना को पहुंचा सकते हैं पुलिस तक। वो कहीं ना कहीं मुखबिर तंत्र को मजबूत करेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। वहीं मुजफ्फरनगर के चुंगी चौकी पर किसी लेनदेन के एक मामले में बीजेपी नेता रोहतास पाल ने चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह चौहान को सबक सिखाने की धमकी देते हुए पुलिस को पुलिस वाला गुंडा बता दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी भी की और मीडिया को भी धमकी दी है। सत्ता के नशे में कितना चूर है ये बीजेपी नेता, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। मामला पूरा कुछ नहीं है। हमारे जिले के उपाध्यक्ष रोहतास पाल जी हैं। किसी का कोई फैसला होगा, झगड़ा ना बढ़े, उन्होंने ये प्रयास किया कि उनका फैसला हो जाए। उस फैसले को करा दिया गया और मुझे लगता है कि लगभग एक हफ्ता हो गया फैसले की लिखा पढ़ी होनी थी, लेकिन आज जब फैसला कराने के लिए आए
तो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार किया उस व्यक्ति के साथ, राघवेंद्र चौहान जी। हमारे जिला उपाध्यक्ष ने बात की तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, और जब वो चौकी पे आ गए तो कार्यकर्ताओं के साथ उसके बाद फिर अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को मैं जानता हूँ, जिस पे जो उखड़ सकता है उखाड़ ले, और मैं कुछ नहीं करूँगा, और जो मैं करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा। वहीं गाजियाबाद में करणी सेना ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में करणी सेना से जुड़े तमाम जाने माने लोगों ने शिरकत की और अपने अपने विचार रखे हैं। साथ ही करणी सेना का आगे का कार्यक्रम भी तय किया गया है। करणी सेना भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ेगी और उसकी रणनीति क्या होगी, इन तमाम विषयों को लेकर गाजियाबाद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल और करणी सेना की महिला शक्ति विंग की अध्यक्षा और महाराष्ट्र प्रभारी कीर्ति राठौड़ ने शिरकत की। किन मुद्दों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, सबसे पहले उसको सुनिए। आज करणी सेना का हिंदुस्तान भर से 22 राज्यों के प्रतिनिधियों का एक समागम 2 दिन 26 और 27 को गाजियाबाद में चलने वाला है। आज मैं देख रहा हूँ करीब 22 राज्यों के लोग अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाने हैं और मुझे लगता है कि एक ऐसा समागम जिसे महाकुंभ कह सकते हो, कुंभ कह सकते हो, उत्तर प्रदेश की भूमि पर जब आते हैं ना तो कुंभ कहना ही एक अपने आप में एक पवित्रता का एक बोध कराता है। तो यहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम 2 दिन चलने वाला है। कल हिंदी भवन लोहिया नगर के अंदर एक भव्य कार्यक्रम है आज पदाधिकारियों के साथ। कल उत्तर प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के करणी सैनिकों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। कुछ जो निर्णय आज लिए जाने हैं प्रदेश पदाधिकारियों के, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में, उन निर्णयों को कल सार्वजनिक रूप से उनका ऐलान किया जाएगा। निश्चित तौर पे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल आज बना हुआ है, अब हमको चिंता करनी पड़ेगी। देश का एक बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है, देश का एक बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है किसानों का। मंच पर कुछ लोग बोल रहे थे, साथ ही आपने भी बोला था, मैं सुन रहा था। किसानों के पक्ष में आकर आप बात करेंगे या कृषि बिल का आप पूरी तरीके से समर्थन? आपने देखा होगा कि करीब पूरे देश भर से जो युवा आए हुए हैं, इसमें 95% किसान युवा किसान हैं। इनसे चर्चा करेंगे किसान बिल के APMC कानून के पक्ष में जाएं या क्या निर्णय करेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में करणी सेना से जुड़े 22 से ज्यादा राज्यों के लोग जुड़ेंगे, जिनको आगे की कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी और संगठन की तैयारी के बारे में बताया जाएगा। जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। वहीं राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद फर्जीवाड़ा और सोशल मीडिया पर मंदिर निर्माण के नाम पर धन वसूली के मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। मुरादाबाद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां राम मंदिर निर्माण धन संग्रह टोली के नाम पर विश्व महाशक्ति संघ नाम के संगठन से जुड़े ठाकुर प्रेमवीर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर यूपी के बीजेपी नेताओं का फोटो लगाकर चंदा मांगने की पोस्ट डाली थी। जब इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह को हुई तो उनके हस्तक्षेप के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष राजपाल से फर्जी तरीके से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना मझोला में आईपीसी धारा 419, आईटी एक्ट 66D में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू महाशक्ति संघ नामक संगठन द्वारा अवैध रूप से धन संग्रह करने का आरोप लगाया गया है इन पर। इनकी रसीद में भी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का बिना अनुमति उनका फ़ोटो प्रयोग करना भी बताया गया है, जिस संबंध में थाना मझौला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही फेसबुक की पोस्ट जो बताई गई है उनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हिंदू शक्ति महासंघ के नाम से, एक संगठन के नाम से फर्जी राम मंदिर के लिए संग्रह करने की योजना कुछ लोगों ने बनाई थी। उसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिलाध्यक्ष जी का और मेरा फोटो भी लगा था। तो मामला सम्मानित जिलाध्यक्ष जी के हमारे संज्ञान में आया है। उन्होंने एक तहरीर मझौला थाने में दी है और इन सब लोगों के खिलाफ जो इस संगठन से जुड़े हैं, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बरेली के जिला कारागार में बंदियों को तनाव मुक्त रखने के लिए जेल प्रशासन ने क्रिकेट प्रीमियर लीग कराया। दरअसल कोरोना की वजह से कारागार में बंद कैदियों से मिलने उनके परिवार के लोग नहीं आ सकते, जिसके चलते कैदियों में तनाव पैदा हो रहा था। इस तनाव से कैदियों को बचाने के लिए जिला जेल में क्रिकेट का गेम खिलाया गया। वहीं जेल में आयोजित की गई जेल प्रीमियर लीग में कैदियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया है। कि जैसा कि आप अवगत हैं, कोविड संक्रमण के दृष्टिगत मार्च से जेलों में मुलाकात बंद चल रही है और बीच में जब कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा था तो उसमें हमारे करीब 30 बंदी कुल जो है संक्रमित भी हो गए थे। मुलाकात बंद होने और कोविड संक्रमण के दबाव के चलते जो अवसाद की स्थिति थी तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने पहले जुलाई महीने में रामलीला कराई थी और इसके बाद जो है एक क्रिकेट मैच, क्रिकेट से चूँकि आम जनमानस जुड़ा हुआ है तो हाथेवार टीम बना करके और लगभग सभी बंदियों का इन्वॉल्वमेंट करते हुए और क्रिकेट के उत्साह, योजना और खेल कूद के द्वारा जो है बंदियों के जो दिमागी दबाव, अवसाद की स्थिति, परिवार से दूर रहने की स्थिति, उन पर तनाव, इससे दूर करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके की कचहरी में बने वकीलों के चैम्बर में एक अज्ञात महिला ने तोड़फोड़ की है। वहीं महिला ने इस बीच दर्जनों वकीलों के चैम्बर के शीशे ही तोड़ डाले, जिसके चलते वकीलों में काफी नाराजगी भी फैल रही है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये पता नहीं लग सका है कि महिला ने तोड़फोड़ क्यों की है। तो अज्ञात महिला ने यहां पर तोड़फोड़ की है और मुरादाबाद में एक महिला के साथ रेप और फिर उसे ब्लैकमेल करने की वारदात सामने आई। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया और फिर वीडियो बनाकर अब महिला को धमकियां दे रहा है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी उसका अश्लील वीडियो 6 महीने तक उसके साथ शोषण करता रहा। वहीं पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच करने का अनुरोध किया है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे चुकी है। ये सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है। इनके साथ एक आमिर नाम का बंदा है जिसने उसको प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद एक हॉस्पिटल है, उसमें जाके इनके साथ 6 माह पूर्व शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया, शादी का झांसा देके फिर संबंध बनाए। फिर इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है, रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। उसका कोई वीडियो भी है, बता रही है अपने नहीं, वीडियो अभी कोई संज्ञान में नहीं आया है। बताया उसने विवेचक को भी इस तरीके की बात बताई है और वीडियो की छानबीन की जा रही है। वीडियो मिलते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पांडेयपुर में सड़क की इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। वहीं इस काम में अब भ्रष्टाचार करने का आरोप लग चुका है। काम में हो रहे घोटाले को लेकर अब प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और अधिकारियों से सवाल खड़े किए। और वहीं विरोध कर रहे बीजेपी नेता का कहना है कि इंटरलॉकिंग में इस्तेमाल किया जा रहा सामान काफी घटिया क्वालिटी का है। इस मामले में अधिकारी अब कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। किस बात का विरोध चल रहा है? यहाँ पे विरोध ये चल रहा है कि जो भी ये काम हो रहा है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, ये काम पूरी तरह से फर्जी अवैध काम हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? लगभग कितनी दूर तक ये काम हुआ है? 10 किलोमीटर का टेंडर पास हुआ है, जिसमें अधिकारी का मिली भगत से सारा ये काम कराया जा रहा है और 3rd क्लास का ईंट लगाए जा रहे हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर गिट्टी नीचे पास हुआ है। उसके नीचे अंदर कंक्रीट नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से अवैध काम किया जा रहा है। पूरी तरह से वैध पैसा भी पास किया जा रहा है, जो कि अधिकारी और सबका मिली भगत है। सर, भाजपा की सरकार है, आप खुद भाजपा के नेता हैं, फिर भी इस तरह घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये भाजपा की सरकार है और
ये भी घोटाले सामने आ रहे हैं, इसके लिए हमने तुरंत पता चला, जिसका रोक किया और जांच के लिए अधिकारी को एक्शन मोहतम बुलाया और डीएम साहब को भी। सरकार की नाकामी मानेंगे इसको, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये। यहाँ पे 8 विधायक हैं, सांसद भी यहाँ भाजपा के जो प्रधानमंत्री भी हैं, और उसके बाद इस तरह घोटाले सामने आ रहे हैं। नहीं, जैसे ही घोटाले की पता चली तुरंत जांच के लिए सारे अधिकारियों के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर इस पर मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिख के मामला संज्ञान में करने का औचित्य तो है कि चौड़ाई बढ़ाने के लिए कही गई, और ये अभी तत्काल जल्दी में इन्होंने काम खराब किया, उसको सुधार दिया जाएगा। कहना है कि ईटा भी आपको जो है सारा मटेरियल नहीं, ईटा आपको चेक करके दिखाऊंगा, आप चलो मेरे साथ, ईटा ले जा रहा हूँ आपके सामने, ऐसे कैसे मैं कह दूँ? इसके नीचे ना बालू डाला जा रहा, उसके लिए मैं तुरंत रिजेक्ट कर दिया ना काम। और उससे बड़ी चीज सर, जो ईटा आपके हाथ में सर, मेरे हिसाब से ये जो जिस, अरे हम ले चल रहे हैं आपके सामने, चलो मेरे कितना पास हुआ, कैसे पास हुआ, पूरी आपने जांच की है? अरे बेटा चलो ना, आप बता कर रहा हूँ, चलो आप नहीं, आप कैसे पूरी इसमें अधिकारियों को मिली भगत है? कहाँ से कहाँ तक चल रहा है क्या? अगर कोई विरोध नहीं करता तो कितने दूरी तक का है कार? लंबाई तो हमारे 10 किलोमीटर चल रही है अंदर से। नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं किसानों को समझाने के लिए बीजेपी अलग अलग यात्राएं भी निकाल रही है और सभाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी लोगों को समझाने के लिए एक यात्रा निकाली। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ के कैबिनेटगंज बूथ पर पहुंचे, जहां से उन्होंने लोगों के घर घर जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री को उनका पत्र बांटा और साथ ही लोगों को कृषि बिल के बारे में समझाया है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ये दावा करते हुए नजर आए कि देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर और जो है जो केंद्र कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर की चिट्ठी लेकर और जो है घर घर पहुंचे हैं और इसकी अभियान की शुरुआत की है। लखनऊ में कैबिनेटगंज है, वहां पर स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो लोगों को कृषि बिल को लेकर समझा रहे हैं और जो क्या नाम कृषि मंत्री है वो नरेंद्र तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर तक आए और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि बिल उनके किसानों के समर्थन में। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी है। सर, आज अभियान की शुरुआत की, कितने दिन अभियान चलेगा और क्या लगता है सर ये अभियान की शुरुआत जिस तरह से 25 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है। राज्य के 3000 स्थानों पर आदरणीय मोदी ने संबोधित किया है, मोदी जी ने, और राज्य के अंदर सभी मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक सभा को संबोधित किया, आदरणीय मुख्यमंत्री भी सभा को संबोधित किए और ये कार्यक्रम चला और 26-27 संपर्क चलेगा और 27 को आदरणीय मोदी जी की मन की बात सभी बूथों पर लोग सुनेंगे। कृषि मंत्री जी की चिट्ठी लेकर आज घर घर जा रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि जनता समझेगी इन चीज को? उत्तर प्रदेश में तो पूरी जनता आदरणीय मोदी जी, योगी जी के साथ है, इसलिए आदरणीय मोदी जी का पत्र और आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का पत्र ये लेकर हम लोग घर घर बांट रहे हैं। जिस तरह से किसान हाईवे से बैठे हैं, क्या लगता है कि सर जिस तरह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें सियासत कर रही है विपक्षी पार्टी? देखिए, विपक्ष पार्टी तो लगेगी गुमराह करने के लिए, भ्रम फैला रही है, लेकिन सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। यदि वो तैयार राजी हैं तो बात कर सकते हैं, खुला है। मतलब किसानों का हित नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में, और जिनको उनको कोई भ्रम है तो नरेंद्र तोमर जी के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। सभी किसानों के लिए खुला मंच है। बूथ स्तर पे जो चिट्ठियां बांट रहे हैं इस पे किसान समझेंगे लगता है आपको? हर बूथ के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। 1,63,000 बूथों पर लोग जा रहे हैं और लोग समझा रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। उसी कारण उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा 1,63,000 बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हुई, जिसका कहीं ना कहीं हम लोग जो है कृषि मंत्री का जो पत्र लेकर वो घर घर लोगों को जा रहे हैं और कृषि बिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कृषि बिल किसानों के समर्थन में है। कैमरामैन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया और बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन माफिया शुरू किया है। इसके तहत प्रयागराज में अब तक 38 माफियाओं और लोकल हिस्ट्री शीटरों के मकानों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। इसी के तहत आज गंगा पार के झूंसी के हिस्ट्री शीटर और सपा नेता रहे गणेश यादव के 3 मंजिला आलीशान मकान पर पीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। गणेश यादव झूंसी का हार्डकोर अपराधी है। इसने पिछली सरकार से अवैध रूप से काफी संपत्तियां बनाई हैं। इसने अपने रसूख के बल पर 1500 वर्ग गज में 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया था, जिसको पीडीए के अधिकारियों ने 5 बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया है। पीडीए का दस्ता जिस वक्त गणेश यादव का निर्माण ध्वस्त करने पहुंचा तो इस हिस्ट्री शूटर के परिजन और समर्थक जमा होकर कार्रवाई का विरोध करने लगे और पीडीए अफसरों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। बाद में पुलिस फोर्स ने हंगामा करने वालों को खदेड़कर कार्रवाई शुरू की।
साजिद यहाँ पे किस कार्रवाई हो रही है, किनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कितना प्लॉट एरिया है और क्या? ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्रीशीटरों, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाए। उसकी तरफ जनपद प्रयागराज में आज कार्रवाई की जा रही है। ये 38 और 38वीं कार्रवाई है। ये प्लॉट एरिया लगभग 1500 वर्ग का कुख्यात अपराधी गणेश यादव का अवैध निर्माण है और वो इसका विधिक जब्ती का आदेश पारित किया गया। आज भारी पुलिस बल और प्रशासन सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। एक हिस्ट्री शीटर है और थाना झूसी के कुख्यात अपराधी हैं। सर ये कितना प्लॉट एरिया है? लगभग 1500 वर्ग 2 फ्लोर का निर्माण। इसके अलावा भी कोई इनका प्रॉपर्टी आज गिरा? डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। कितने मुकदमे होंगे इन पर वो आप थाने से मालूम करिएगा, दर्जनों होंगे। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।